नमस्ते इंडिया। सो गाइस, बीकॉम वालों, आपके एग्जाम आ चुके हैं, राइट? तो कुछ बच्चों के एग्जाम कल से शुरू हो रहे हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम आई थिंक नेक्स्ट वीक से शुरू होंगे और कुछ के उसके बाद शुरू होंगे। तो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 आपको बता चुका हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, हम क्रैश कोर्स ले रहे हैं। क्रैश कोर्स में ये होता है कि हम सारी बातें नहीं करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो आपको एग्जाम में पास करा देगी। ठीक है, आई थिंक पास क्या मोर देन 50% स्कोर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो देखो, उसमें मैं ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो दे चुका हूं जो 2 आवर्स का है, जिसमें आपको आराम से 20 to 25 मार्क्स मिल जाएगा। लिंक जो है नीचे दे रखा है, तो अभी जाके तुम देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, अगर आप देख चुके हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने एएस देखा था 1 2 9। उसके बाद अपन ने देखा था, उसमें एक और चीज देखी थी, वो था इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब अपन ने उसमें देखा था। अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या हम बात कर रहे हैं, दो चीजें, डिपार्टमेंट और हायर परचेस। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे कॉलेज वाले बच्चों को ऐसा है कि हायर परचेस और डिपार्टमेंट दोनों को ऑप्शन में है। फॉर एग्जांपल वर्तक कॉलेज। ठीक है, तो अगर आपका वर्तक कॉलेज है, राइट, इन दैट केस आपको हायर परचेस और डिपार्टमेंट जो है वो ऑप्शन में आता है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा ही है, मुझे ऐसे बच्चों ने बोला है, तो वो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। तो आई थिंक आप अच्छा रहेगा कि आप डिपार्टमेंट वाला अच्छे से कर लो। बड़ा सिंपल आता है आपको एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, अभी अपन करेंगे भी। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के कल एग्जाम हुए तो उन्होंने मुझे पेपर भेज दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने पेपर है जो बच्चों को ऑलरेडी हो चुका है, और आई थिंक आपकी कॉलेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ये पेपर जो होता है वो ही देगी। तो अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो आप आराम से अपना वाला पेपर भी आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो इसमें जो डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है वो अभी अपन करने जा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में 15 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो शुरू करें। तो देखिए, जो आपका चैप्टर है इसका नाम है डिपार्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है आपका? डिपार्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब डिपार्टमेंट अकाउंट में क्या होता है वो देखिए, अपन देख लेते हैं डिपार्टमेंट में क्या होता है। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट, पहले ये समझते हैं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करनी क्यों है। तो मान लो कोई भी कंपनी ले लो, फॉर एग्जांपल डी मार्ट। हम कौन सी कंपनी लेते हैं? डी मार्ट की कंपनी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक डी मार्ट की कंपनी है। आपको पता है डी मार्ट में 3 फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे आपको पता होगा नॉर्मली फूड आइटम होती है। कौन सी आइटम होती है? फूड आइटम। फर्स्ट फ्लोर पे आपको पता होगा क्लोथ डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, कपड़े, हाँ। उसके बाद लास्ट में आपका होता है जिसमें आप घूमने फिरने जाते हो, आप मोस्टली उसमें से कुछ लेते नहीं हो, सिर्फ देख के आ जाते हो, हाँ अच्छा 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 है। ठीक है, और वो होता है जो इक्विपमेंट वाला होता है ना, वो वाला जिसमें आपको ईयरफोन और ये सब मिलते हैं, किचन के सामान और वो सब होता है। तो इस तरह से अपने 3 डिपार्टमेंट हो गए। अगर मैं आपको बोलूं कि ओवरऑल डिमार्ट का प्रॉफिट हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि 200 करोड़ का लॉस है। कितना है? 200 करोड़ का लॉस। तो आप क्या बोलेंगे, अरे सर डिमार्ट लॉस में है तो हम कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, हम उसको लोन नहीं देंगे, ये सब चीजें चलती है, राइट? अच्छा, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मैनेजर है, एक ही फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का और अपना ग्राउंड फ्लोर का, 3 मैनेजर है। तो यहाँ पे मैं देखो मैनेजर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये सबसे ऊपर वाला मैनेजर है, ये वाला सेकंड वाला है, और ये ग्राउंड फ्लोर का बेचारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा है। ठीक है, तुम्हारे जैसा। तो ये जो है तुम्हारा ये वाले मैनेजर है। तो अब ऑब्वियस तुम बोलोगे सर लॉस में तो इनका सैलरी क्यों बढ़ेंगे, इनको निकाल दो सर, निकालो, नए मैनेजर को लेके आओ। ठीक है, जैसे एलन मस्क कर रहा है। तो आप भी बोलोगे सर ये करो, आप चेंज करो, सीईओ वगैरह सब चेंज करो, सब चेंज करो, नहीं चाहिए अपने को ये सब मैनेजर। तो ऐसा भी तो हो सकता है। इन दैट केस मतलब आप जो जजमेंट लो रहे हो ना, वो ले रहे हो ओवरऑल प्रॉफिट के बेस पे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर आप इंडिविजुअल निकालते, जो फूड आइटम है ना बेटा, उसका 300 करोड़ का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 300 करोड़ का। और बेचारा जो ऊपर वाला क्लोथ डिपार्टमेंट है ना तुम्हारा, उसका जो प्रॉफिट है ना वो है तुम्हारा 200 करोड़ का। कितना प्रॉफिट है? 200 करोड़ का। तो 300, 200, 500 करोड़ का प्रॉफिट इन दोनों से ही है। क्या ये तुमको समझ में आया? और रियल में आपको 700 करोड़ का लॉस है फ्रॉम इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, तो 700 करोड़ का लॉस है। तो इस तरह से देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, 500 करोड़ का प्रॉफिट, 700 का लॉस, नेट 200 बच गया। तो तुमको 200 की स्टोरी पता है, तुमको ये 300 500 की स्टोरी पता नहीं है। तो देखा जाए तो क्या मुझे तीनों मैनेजर को मारना चाहिए, निकालना चाहिए? नहीं सर, आपको सिर्फ ऊपर वाले डिपार्टमेंट के मैनेजर को निकालना चाहिए, क्योंकि ये घटिया है, ये 700 करोड़ का लॉस लेके आ गया है, जबकि ये दोनों मैनेजर तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट लेके आए। तो ये जो डिसीजन आप कब ले पाते हो, जब आप डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालते हो तब। ओवरऑल प्रॉफिट से ऐसा पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डिमांड को क्या सजेशन दोगे तुम लोग? सिंपल सा सजेशन होगा सर कि इसको बोलो कि ये डिपार्टमेंट बंद करते, तो ऑटोमेटिक कंपनी किस में आ जाएगी? प्रॉफिट में आ जाएगी, राइट? अंडरस्टूड? इस तरह से ये आप तभी कर सकते हो जब आप डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, अदरवाइज आप ये सब नहीं कर सकते हो। नाउ लिसन, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट कैसे बनेगा?
ये सेम वैसे बनेगा जैसे आप पहले बनाते थे ठीक है। तो आप पहले क्या करते थे, याद करो मुझे। सबसे पहले था सिंपल था, एक पर्टिकुलर था हमारे पास में, फिर लाइन मारते थे हम, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो ठीक है। तो पर्टिकुलर था अपने पास, लाइन मारी आपने और अमाउंट लिख दिया बस। अब इस बार तुम्हारे पास जितने डिपार्टमेंट है उतनी तुमको लाइन मारनी है, ठीक है। तो तुम्हारी लाइन मारने की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी और तुमको ज्यादा लाइन मारनी पड़ेगी, राइट। तो होगा क्या, अभी जैसे मान लो मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, अब ऐसे मान लेते ए एंड बी, दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक ए है और दूसरा बी है। तो अपने पास पर्टिकुलर होगा, ए एंड बी का कॉलम आ जाएगा, ठीक है, एंड पर्टिकुलर ए एंड बी का कॉलम आ जाएगा। नाउ जैसे आप लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब आपको लिखना है। मतलब आपको दो अमाउंट का कॉलम बनाने का है, दोनों को अलग करना है, ठीक है। तो आप नॉर्मली कैसे लिखते हो, देखो ऐसा, सर ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, जीपी आता है, ये जीपी आगे ट्रांसफर होता है, फिर इनडायरेक्ट इनकम आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है, राइट। इस तरह से आप नॉर्मल सिंगल बनाते हो। अब यहाँ पे सिर्फ आपने दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, मतलब एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है, तो दो कॉलम आपके पास हो गए, एक ए का एक बी का। अंडरस्टूड, आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पहले जो एक बॉक्स था अमाउंट का, अब आपको दो बॉक्स बनाने के अमाउंट के, मतलब अभी आपको दो लाइन मारनी है और वहां पे दो कॉलम आएंगे अमाउंट के, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, ए और बी। अंडरस्टूड, डन। अब समझो, अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि सर कंपनी के खर्चे होते हैं, ठीक है, और इनकम होती है जो आप ट्रेडिंग पीरियड में लिखते हो, जैसे परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी है। अब प्रॉब्लम सर ये है कि कभी कभी तो हमको मालूम होता है कि ये पर्टिकुलर इसी डिपार्टमेंट का खर्चा है, या इसी डिपार्टमेंट ने परचेज किया या इसने सेल किया है, तो हमको पता चल जाता है कि इसका है, तो हम लिख देंगे आराम से। बट कभी कभी क्या होता है ना, हमको पता नहीं चलता है। अब ये दिक्कत होगी तुम्हारे साथ। तुमने बोला सर आपने बोला तो है बट हमको समझा नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये देखो, आपके पास मान लो इधर तीन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे तीन कॉलम बनेंगे, ठीक है, फूड आइटम, क्लोथ आइटम या इक्विपमेंट वाला। अब मुझे बताओ समझ के कि अगर मैं जूस परचेज करता है तो तुम बताओ कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, सर फूड आइटम में ना, क्या मजाक कर रहे हो। छाछ परचेज किया, अमूल का बटर मिल्क, तो कहाँ पे आएगा, बताओ, सर फूड डिपार्टमेंट में। अच्छा सर हमने शर्ट परचेज किया है, ठीक है, डीमार्ट ने शर्ट लाया है, तो शर्ट कहाँ पे आएगी, क्लोथ डिपार्टमेंट में। सर डीमार्ट ने झाड़ू पोछा लाया है, कहाँ पे आएगा, इक्विपमेंट में। तकिया लाया, कहाँ पे आएगा, इक्विपमेंट में। बैग लाया, कहाँ पे आएगा, इक्विपमेंट में। तो क्या आपको सोचना पड़ा, नहीं सर पता चल रहा ना ये इसका है। अच्छा, डीमार्ट ने सेल किया इक्विपमेंट, बैग सेल किया, कहाँ पे आएगा, इक्विपमेंट में। डीमार्ट ने सेल किया शर्ट, कहाँ पे आएगा, टी शर्ट सेल किया, कहाँ पे आएगा, क्लोथ डिपार्टमेंट में। तो ये तो पता चल रहा है सर, इसका सेल परचेज पता चलता है। तो यहाँ पे क्या कुछ चीजें तो पर्टिकुलर उसकी होती है, डिपार्टमेंट की होती है, और अपने को देखने से पता चल जाता है। बट तकलीफ तब होगी जब कुछ खर्चे कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, मुझे बताओ डीमार्ट जो रेंट पे करता है वो कैसे पे करता है, पूरा ही पे करता होगा। तो डीमार्ट पूरा मान लो 1 लाख का रेंट पे करता है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ आप कैसे बांटोगे, फंस गए ना। क्या हम इक्वल बांट सकते हैं, नहीं सर, हमको कुछ ना कुछ बेसिस चाहिए होता है बांटने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो क्या आप उसको इक्वल बांट सकते हो, नहीं सर। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना डिमांड के पूरे लेते हैं, जैसे मैनेजर है, मान लो एम्प्लॉइज है, तो उनके सैलरी कैसे बांटोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो कंबाइंड कंपनी की टोटल होती है, वो डिपार्टमेंट वाइज आप एलोकेट नहीं कर सकते। इन दैट केस अगर आप उसको एलोकेट करना चाहते हो, ठीक है, वो खर्चा तो हुआ डिपार्टमेंट का, ये बताओ क्या लाइट नहीं जल रही डिपार्टमेंट में, जल रही है सर। क्या रेंट ने उसका एरिया यूज नहीं कर रहा है सर, तो आप उनको कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दे रखा आपको, यहाँ पे देखिए, कुछ चीजें तो होती है जो डायरेक्ट होती है, तो उनका तो दिक्कत ही नहीं है, जैसे परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीजें होगी जो कंपनी की ओवरऑल जाएगी, टोटल जाएगी, हमको दिक्कत उससे है। तो जैसे मान लो आपकी कंपनी ने कैरेज इनवर्ड पे किया है, तो आप ट्रक लेके आए हो, ठीक है, ट्रक में आपके इक्विपमेंट भी आए, ट्रक में आपके जूस भी आया, बटर मिल्क भी आई, ट्रक में आपके कपड़े भी थे। तो अब आप इसको कैसे बांटोगे, ठीक है, ट्रक का जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ है, कैरेज इनवर्ड हुआ है, उसको आप कैसे बांटोगे, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड, और जैसे कभी कभी कस्टमर से अपने को पता है परचेज करते टाइम पे डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव होता है। तो इन दोनों को कैसे बांटना है, इनको आपको बांटना है परचेज के रेशियो में। किस पे बांटना है, परचेज के रेशियो में। बट वेट, क्वेश्चन माई बाप है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है इसको इस रेशियो में बांटना है, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर आपको कैरेज इनवर्ड को 2:1 रेशियो में बांटना है, तो आपको वही बांटना है। बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बोला सुटेबल बेसिस या कुछ भी नहीं बोला है। इन दैट केस कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव को आप बांटोगे परचेज के रेशियो में। कौन से रेशियो में, परचेज के रेशियो में, बराबर है। तो बस आपको ये बांटना है, बेसिस समझना किस बेसिस पे बांटेंगे। उसके बाद आपके सर रेंट होता है, मेरा डीमार्ट का रेंट जा रहा है, ठीक है, रेंट जाता है, रेट है, इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का रिपेयर है, ये सबको कौन सा रेशियो में बांटोगे, इनको भाई साहब आपको बांटना है एरिया वाइज। कैसे बांटना है, एरिया वाइज, ठीक है, ये याद रखना, आपको एरिया वाइज बांटना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मान लो डीमार्ट का जो मान लेते हैं कि 3rd फ्लोर है, वो ज्यादा एरिया कवर करता है, और बीच ग्राउंड फ्लोर है वो छोटा सा एरिया कवर करता है, तो हम उस एरिया के रेशियो में बांट देंगे।
इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस होता है। मान लो ऊपर वाला जो डिपार्टमेंट है ना उसमें तो कम इलेक्ट्रिसिटी जाता है, बट नीचे वाले में फ्रिज कूलर सब रखे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में कूलिंग सिस्टम भी उनके पास अलग से, क्योंकि छाछ होती है, बटर मिल्क होता है, ऊपर वाले में इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लोथ डिपार्टमेंट में इतना कुछ है नहीं। तो आप जितना यूनिट कंजम्पशन होता है ना, यूनिट, ठीक है, जितना आपका बिल आता है, तो बिल में जितना यूनिट आपका गया है, तो नॉर्मली क्या होता है, डीमार्ट वाले क्या करेंगे पता है, वहां पे लगा देते हैं कि इस फ्लोर पे जितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा है उसका इतना यूनिट आएगा, ऐसे आपने लगा दिया हर जगह पे, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कितना यूनिट कहाँ पे आया, आंसर इज यस, तो आप उस यूनिट के रेशियो में बांट लो। इसी तरह से मान लो सैलरीज है, जैसे एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं वहां पे, वर्कर लोग हैं, कभी उनको बोनस मिलता है, कभी स्टाफ वेलफेयर मिलता है, कभी इंसेंटिव मिलता है, तो इन सबको बांटना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे कितने लोग हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कितने लोग हैं और सेकंड फ्लोर पे कितने लोग हैं, तो उनके एम्प्लॉय के रेशियो में आपको बांटने का रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मली सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कैरीज आउटवर्ड, फॉर एग्जाम्पल कमीशन ऑन सेल्स, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट अलाउड, और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बता दूं आपको कि इसके अलावा भी क्या चीजें होती है, देखो तो कैरीज आउटवर्ड हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है सर, एडवर्टाइजमेंट, क्या हो सकता है एडवर्टाइजमेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल्स के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, डन। अच्छा, एग्जाम में कुछ समझ में ना आए किसमें बांटना है तो सेल्स में बांट लेना, अंडरस्टूड, डन, सिंपल सा लॉजिक। तो सबसे पहले तो आपको ये देखो, ये तो रैंड का है तो सिंपल आ गया, एरिया, रैंड मतलब एरिया, एरिया के हिसाब से रैंड लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो यूनिट के हिसाब से आती है, सैलरी तो एम्प्लॉय के हिसाब से आता है, और बचा हुआ ये सब सेल के ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ, इनको आपको याद रखना है, कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव, इनको आप याद रखोगे, ये किस बेसिस पे आएंगे, परचेज के हिसाब से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक भी ये आ सकता है, तो इसमें से एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में लेके चलो। अभी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो किसी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नहीं होते, मतलब डिपार्टमेंट के होते ही नहीं है, वो कंपनी के ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं कि कंपनी डीमार्ट ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या किया है, इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए, म्यूचुअल फंड परचेज किए, और उसको इस पे इनकम हुआ है, तो ये प्रॉफिट लॉस में आएगा बिकॉज इनकम हुआ है, बट किधर आएगा, कौन से डिपार्टमेंट का आएगा, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है ही नहीं, वो तो कंपनी का है। अगर ऐसी बात है तो आपको उसको डालना है जनरल पी&एल के अंदर, किसमें बांटना है, जनरल पी&एल के अंदर। तो कुछ कुछ ऐसे इनकम और एक्सपेंस होते हैं जिनको आप एलोकेट नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, और उनको आप डालोगे जनरल पी&एल के अंदर। तो अब वापस समझते क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, 99% केस में ये क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होगा आपको, ठीक है, ए का इतना, बी का इतना, तो वो लिख दो। उसके बाद जीपी आ जाएगा, उसके बाद जीपी आ गया। अब इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस जो होंगे जिनको आप बांट सकते हो एरिया वाइज, यूनिट वाइज, वैसे बांट लो, सेल्स वाइज बांट लो, और यहाँ पे लिख देना। अब आएगा जनरल पी&एल, तो ये जो प्रॉफिट है ना ये एक्चुअली में बेटा यहाँ पे ट्रांसफर होता है, देख लो मैंने एरो किया है, तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, कंबाइंड हो जाएगा, ए और बी का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही कॉलम होगा कंपनी का, तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये हो गया ए और बी का। अब ऐसे खर्चे या ऐसे इनकम जिनको आपने बांट नहीं सकते, कौन कौन होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका मैंने बोला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे इनकम या गेन या लॉस जो होता है वो वाला, सेल ऑफ फिक्स एसेट पे जो गेन या लॉस होता है वो वाला, डायरेक्टर फीस जो होता है वो वाला। तो ये वाला जो लोग हैं मतलब आप देखते समझ जाएंगे, इनको बांट ही नहीं सकते कुछ, ठीक है, उनको आपको यहाँ पे डालना है, और ये फाइनली कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा जो पहले वाले प्रॉफिट से टैली होगा, ओवरऑल प्रॉफिट से टैली होगा। डन, आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज थी जो आपको सीखनी थी डिपार्टमेंट में। अभी आपने इसको क्या करना है, एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है जो इनके एग्जाम में आया है, वो अपने को करना है, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इनडिपेंडेंट। कौन सा होता है, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा कौन सा होता है, इनडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये कॉपी करना तो आप कॉपी भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, डन। चलो अब देखो, अब डिपार्टमेंट जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से गुड्स परचेज या सेल्स करता है, और इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि भैया तू कौन और मैं कौन, ठीक है, हमको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टूड। जैसे मुझे बताओ क्या डीमार्ट में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में कोई गुड्स ट्रांसफर होता है, नहीं सर, उनका सब अलग है। बट मान लो अगर अपन कपड़े बनाते हैं, ठीक है, अगर अपन कपड़े बनाते हैं और अपन क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट जो है वो धागा परचेज करेगा, यान परचेज करेगा, और दूसरा डिपार्टमेंट उसको कलर करेगा, और तीसरा जो उसको सेल करेगा, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी होगी कि ये होगा तो ये होगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा काम, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, उसमें गुड्स एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है, राइट। चलो अभी आपको ये क्वेश्चन पेपर दे रखा है, सर जो क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
Akbar Ali department store had three department X, Y and Z. Following particular regarding the three department are given X, Y and Z. मुझे बताओ क्या यहाँ पे पता चलता है X का कितना परचेज है, Y का कितना है? हाँ सर पता चल रहा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला 99% केस में ये आपको दे रखा होगा अलग अलग, तो अपने को पता चल गया, इससे काम इजी हो गया। बट कुछ चीजें ऐसी होगी जो यहाँ पे कॉमन दे रखी होगी, दिस आइटम आर कॉमन, जनरल एक्सपेंस, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, ठीक है। अभी इनको बांटने का है, बट उससे पहले गुड्स वर्थ 10,000 वर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई एंड गुड्स वर्थ 5,000 वर ट्रांसफर फ्रॉम वाई टू जेड। तो यहाँ पे देखो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बेटा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को क्या किया है, गुड्स ट्रांसफर किया है। डन, यस सर, ये पता चल गया। तो हम ट्रांसफर वाला केस देख लेंगे, डिपेंडेंट वाला हो गया ये वाला। अभी आपको एक्सपेंस बांटना है, तो मैंने बोला दो चीज होती है, या तो क्वेश्चन में आपको कोई दे रखा होगा पर्टिकुलर इसको इसमें बांटना है, तो क्वेश्चन माई बाप है। दूसरा क्वेश्चन माई बाप नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ उसका बेस दे रखा होगा, और बेस भी नहीं है तो लास्ट में जनरल पेन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो allocate general expense, rent, rates and taxes equally on in the three department। तो यहाँ पे देखो allocate करना है बेटा आपको, इसने बोला है जनरल एक्सपेंसेस को और बोला है रेंट एंड रेट्स को, तो इन दोनों के लिए तो आपको मिल गया क्वेश्चन में इक्वल इक्वल 1:1:1। कमीशन रिसीव इज डिवाइडेड इनटू 3:2:1 बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड। कमीशन रिसीव भी तुमको मिल गया, ठीक है। अब बच गए 4 आइटम। अब आपको चेक करना है क्या इनके लिए कोई बेसिस है अलग से? सर नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, बट इसने बोला भी है कि आपको बाकी के एक्सपेंस है ना अलोकेट करने हैं। अलोकेट करने यहाँ पे मतलब इसका मतलब कोई भी अनएलोकेटेड एक्सपेंस नहीं है इन अप्रोप्रिएट बेसिस। तो मुझे बताओ सोच के, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैन सैलरी और डिस्काउंट रिसीव, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर ऊपर वाले 3 जो है, डिस्काउंट अलाउड, सेल्समैन का सैलरी और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ये तीनों डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्स के ऊपर। बट डिस्काउंट रिसीव्ड है, अलाउड नहीं। अलाउड बात अलग है, रिसीव अलग होता है। रिसीव जो होता है मैंने आपको लिखाया भी था, मैंने बोला इसको याद भी करना, कैरीज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव दोनों परचेज के ऊपर आता है, तो इसको परचेज के रेशियो में बांटना है। बस इतना करना है, पेनल निकालना है, काम खत्म। इतना ही, 15 मार्क तुम्हारे, 15 मार्क के लिए पूछा है, बोलो। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तुम मेरे साथ बने रहो, फटाफट अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो फिर शुरू करें, चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। 5 मिनट में हो जाएगा फटाफट। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, अपन शुरू करने जा रहे हैं। चलो भाई साहब, तो ये देखो सबसे पहले कंपनी का नाम लिख दो आप। अकबर अली नाम है ना इसका, अकबर अली स्टोर्स। नाउ आपको पता है आपको क्या करने का है, सबसे पहले पर्टिकुलर लिखने का, फिर लाइन मारने की है, बराबर ना, जिसमें तुम बहुत एक्सपर्ट हो। चलो तो ये पर्टिकुलर आ गया, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट थे आपके पास, एक्स, वाई एंड जेड, तो यहाँ पे ये एक्स आ गया, तो अब एक्स पे लाइन मारो, कुछ और मत समझो। चलो एक्स पे लाइन मारा, अब वाई पे लाइन मारो, अब जेड पे लाइन मारो। पर्टिकुलर एक्स, वाई, जेड, ठीक है। अच्छा देखो, तुमको जब बुक में लिखना होगा उधर एग्जाम में, तो आप क्या करना, दोनों पेज का यूज करना, ठीक है, ताकि आप आराम से इजीली लिख पाओ। तो एक साइड में ये आ गया तुम्हारा 2 वाला, एक तरफ है बाय वाला, तो आप दोनों पेज को यूज करो आराम से, अपने को क्या है पूरा यूज करने का है, ठीक है। चलो डन। नाउ सबसे पहले स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? यस सर दे रखा है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट, 40, 20 एंड 60, ठीक है।
ये दे रखा है तो इसमें बांटने का काम ही नहीं है, अब सीधा लिख दो 40,000, 20,000 एंड 60,000, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखते हो तुम 2 परचेजेस, तो देखो परचेज कितना है, 1,10,000, 55, 2,20,000, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सब फटाफट लिखने जाता हूँ, तो आप देखते जाइए लिखते जाइए, ठीक है, साथ साथ में। अदरवाइज सिर्फ देखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है अपने को। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। वेयर इज द पेपर, या चलो 1,10,000, 55,000 एंड 2,20,000, राइट। इसके बाद आपका आएगा सेल्स, बाय सेल्स 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इसके बाद आएगा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 24,000, 12,000 एंड 2,40,000, राइट। चलो डन। अभी अपने को यहाँ पे ट्रांसफर दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रांसफर का भी, तो वो ट्रांसफर याद रखना है वरना एग्जाम में तुम भूल भी सकते हो। तो अपने को यहाँ पे ट्रांसफर हमेशा याद रखना है, तो तुमको जब भी एग्जाम में आ रहा है तुमको मेरी ये वॉइस आनी चाहिए, आवाज गूंजनी चाहिए दिमाग में, मैं सुनाई देना चाहिए। वहां पे होता है ट्रांसफर, भूलना मत बेटा, ट्रांसफर मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर लिखूंगे सबसे पहले, तो देखो गुड्स वर्थ 10,000 वर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया है, और बाद में गुड्स वर्थ 5,000 वर ट्रांसफर टू जेड टू वाई। अब मुझे बताओ एक्स ने ट्रांसफर किया है वाई को, तो ये बताओ एक्स के लिए गुड्स बढ़ा ही कम हुआ, कम हुआ। अब जब कम होता है ना तो हम बाय में लिखते हैं, जैसे सेल तुम लिखते हो बाय में, और बढ़ता है ना तो हम परचेज की तरफ टू में लिखते हैं। तो एक्स के लिए कम हो गया तो इसके बाय में आएगा, बट वाई के लिए बढ़ गया है तो वाई के लिए टू में आ जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन लिखेंगे टू ट्रांसफर, ठीक है। तो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई। चलो तो मैंने बोला एक्स टू वाई मतलब वाई के लिए परचेज हो गया एक तरह से, तो वाई के लिए गुड्स बढ़ जाएगा तो टू में आएगा, और कम होगा तो बाय में आएगा। तो यहाँ पे गुड्स बढ़ रहा है बिकॉज उसने उसको ट्रांसफर हुआ, उसको मिला है, तो 10,000 गुड्स वाई को मिल गया, तो वाई का 10,000 गुड्स बढ़ जाएगा, ये वाई का यहाँ पे 10,000 आ गया। बट एक्स का कम हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स का 10,000 कम कर दो तो एक्स के कॉलम में 10,000 लिख दो। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, अब एक और ट्रांसफर दे रखा है आपको, तो टू ट्रांसफर फ्रॉम जेड टू वाई। अगेन वाई के पास ही आ रहा है, तो वाई के पास 5,000 का आ गया, बट बेटा जी यहाँ पे कम किसके पास हो गया, जेड के पास, तो बाय ट्रांसफर ठीक है। तो जेड के पास कम हो गया, तो जेड के पास कम हो जाएगा 5,000 का। इस तरह से ये होगा। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये देखो ये हो गया। तो अब तुम्हारा जीपी आ जाएगा यहाँ पे 2 GP, टू ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, तुम कुछ और समझ लेते हो हमेशा, वैसा नहीं है, ठीक है। बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। चलो तो अब देख लो भैया कितना आया, देख लो। यहाँ पे देखो 4 लाख था, प्लस 24,000 प्लस 10,000, तो 4,25,000 का होता है। और उसमें से माइनस कर लो 40,000 और माइनस कर लो 1,10,000, फिर टोटल इज 2,84,000। 2,84,000 का ये आ गया तुम्हारा। डन। इसी तरह से आप इसका भी देखोगे 3 लाख
प्लस 12,000, तो टोटल होता है 3,12,000। उसमें से आप माइनस करोगे 20,000 माइनस 55,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, सो 2,22,000, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आता है 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 5,000, ठीक है, 4,45,000 होता है। उसमें से माइनस करेंगे आप 60,000 माइनस 2,22,000, 1,65,000, डन। चलो भैया, तो ये आपका हो गया इधर, तो ये जीबी आ जाएगा, ये जीबी ट्रांसफर हो जाएगा। देखो आपका टाइम वेस्ट ना होना, इसीलिए मैंने वीडियो को रोक के फिर से आपके लिए ये सारी चीज़ें लिख दी, जिससे आपका टाइम अभी वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज मुझे पता है तुम लास्ट डे पे ही वीडियो देखोगे, ठीक है। हाँ, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ भैया, ठीक है। बीकॉम वालों, मैं तुमको बड़े अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है तुम कब सीरियस होते हो, कब पढ़ते हो, ठीक है। तो तुमने लास्ट मोमेंट में वीडियो देखा है, तो तुम्हारा टाइम बच जाए, बिकॉज ऑलरेडी तुम बहुत टाइम गवा चुके हो, ठीक है। तो मैंने इसके लिए शॉर्ट में कर लिया इसको। सो इस वीडियो को अपन काफ़ी शॉर्ट में निपटा देंगे, ठीक है। तो दिस इज योर 4,34,000। तो इस तरह से 4,34,000, 3,12,000 एंड 4,45,000। तो इस तरह से ये अपना हो गया। बाकी देखो, तुमको पता है कमीशन, ये जीपी यहाँ पे आगे सामने। अब कमीशन रिसीव कहाँ पे लिखते हो तुमको पता है सर, यहाँ पे लिखते हैं बाय में, और डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे लिखते हैं, बाय में, राइट। उसके बाद जनरल एक्सपेंस 2 में, रेंट एंड रेट्स 2 में, डिस्काउंट अलाउड 2 में, सेल्समैन प्रमोशन और सेल्समैन सैलरी ये 2 में लिखते हो। तो सबसे पहले तो ये लिख दो, तुमको पता है ये चीज़ आने वाली, वो लिख दो। अब तुमको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तुम मुझे बताओ किसको किस रेशियो में बांटना है, तो ये भी मैंने तुमको नीचे दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जनरल एक्सपेंस, रेट एंड टैक्सेस को इक्वल बांटना है, ये गिवन क्वेश्चन है, चाहे तो देख लो, भरोसा ना हो तो ये देखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में दे रखा है अलोकेट जनरल एक्सपेंसेस एंड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इक्वली बिटवीन द 3 डिपार्टमेंट। तो आपको इनको इक्वली बांटने का है। तो मुझे बताओ इन दोनों का अमाउंट तुमको पता है, इतना इतना है, तो अभी क्या करना है अपने को, बस इक्वली इनको बांट देने का है और कुछ भी नहीं करना है। सो इन दोनों का अमाउंट देखो, फाइनल अमाउंट यहाँ पे दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखो जनरल एक्सपेंस 24 और 18, तो 24 और 18 को बांट दो इक्वली। सो फाइनल अमाउंट विल बी, यहाँ पे देख लेते हैं, 8,000 8,000 8,000, इसका आएगा 6,000 6,000 एंड 6,000, राइट, डन। इसके बाद आगे है अपने पास कमीशन रिसीव, इसको क्वेश्चन में बोला 3:2:1 में देना। तो ये दे रखा है कमीशन रिसीव, सेकंड पॉइंट देख लो, 3:2:1 में। तो टोटल कमीशन रिसीव जो है ये रहा अपने पास में 9,000। तो 9,000 को 3:2:1 में बांट लो। आई थिंक रेशियो में बांटना सबको आता होगा, मैं ये लेके चलता हूँ, ठीक है। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, जो टोटल अमाउंट होता है डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो करो, इनटू जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9,000 था, तो 9,000 डिवाइड बाय, आपको इसके रेशियो में बांटना सेल्स के, तो 4:3:2, 0 0 काट लो, कॉमन कॉमन जितने जीरो है, तो 4:3:2, तो 4 + 3 + 2 9 हो गया। तो 9,000 इंटू 9 इंटू आपको एक्स का निकालना था 4, इंटू वाई का निकालना था 3 और जेड का निकालना 2, ऐसे कर लो, तो यू विल गेट योर आंसर। तो ये अपना कुछ आया है, देख लो 4,000, ठीक है। कमीशन रिसीव कितना आएगा देख लो, तो टोटल तुम्हारा था 9,000 और उसमें आपने बांटा, तो ये एक बार देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कमीशन रिसीव 9,000, राइट। कमीशन 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 9,000, कमीशन ये रहा, कमीशन रिसीव 9,000 और कमीशन को बांट दिया अपने सेल्स के रेशियो में 4:3:2, तो 7 और 9 9,000 हो गया। सो सिंपल सा है, 4,000 3,000 एंड 2,000, ठीक है, 7 और 9 हो गया। डिस्काउंट रिसीव जो है तुम्हारा, आपको उसको भी बांटने का है, बट डिस्काउंट रिसीव को कौन से रेशियो में बांटते हो सर, परचेज के रेशियो में। कैरीज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव मैंने पहले भी लिखा था परचेज के रेशियो में। तो ये देखो परचेज रेशियो तुम्हारा 1:5:2, तो अपन इसके रेशियो में बांट लेंगे। यू विल गेट 4,000 2,000 एंड 8,000, ठीक है। इसके बाद ये जो बचे हुए 3 खर्चे, डिस्काउंट अलाउड, सेल्समैन एंड जो प्रमोशन एक्सपेंस है, ये डिपेंड करते हैं सेल्स के ऊपर। तो जो सेल्स का रेशियो उसमें बांट दो, तो आपको इसको बांटना है सेल्स के रेशियो में, ठीक है। चलो अच्छा, सॉरी कमीशन रिसीव को आपको बांटना था, क्वेश्चन में देखा 3:2:1 में, मैंने गलत बांट दिया। तो कमीशन रिसीव को बांटेंगे 3:2:1 में, ये नीचे मैंने लिखा भी है 3:2:1। तो 3:2:1 में बांट लो, तो 9,000 को 3:2:1 होता है 6, तो 9,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 कर लो,
ठीक है। तो ये आ गया कुछ 4500, उसके बाद तुम्हारा आएगा 3000 एंड 1500, ठीक है, माय बैड। तो आपको दे रखा था उसके रेशियो में बांटने का है। डिस्काउंट रिसीव परचेज रेशियो में जनरल एक्सपेंस रेंट इक्वल आ जाएगा, और ये जो 3 बचे हुए डिस्काउंट अलाउड और ये सब है, इनको आपको बांटना है सेल्स के रेशियो में। तो सेल्स का रेशियो 4:3:2, तो अपन इसके रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। सो इसको मैं बांट देता हूँ फटाफट। तो 12,000, 9,000 एंड 6,000, ठीक है। सेल्स प्रमोशन आएगा 16,000, 12,000 एंड लास्ट में आएगा 8,000। उसके बाद सेल्स में जो सैलरी है वो आएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। ऐसे आपका ये बांट लिया। अब जो बचा हुआ आएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट फाइनली। तो इसको अपन कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। तो 2,84,000 प्लस 4,500 प्लस 4,000 इक्वल टू 2,92,500 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 16,000, ठीक है, माइनस 4,000, 2,46,500, 2,22,000 प्लस 3 प्लस 2, 2,27,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 9,000 माइनस 12,000 और माइनस 3,000, 1,89,000 और लास्ट में बचा है 1,65,000 प्लस 1,500 प्लस 8,000, 1,74,500, ठीक है। 1,74,500 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 एंड माइनस 2,000। चलो भाई, ये हो गया आपका सम। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? आई थिंक क्लियर है। क्या करना था एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले तुमको फॉर्मेट बनाने का है जिसमें पर्टिकुलर जितने डिपार्टमेंट है उतने कॉलम आ जाएंगे। उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। जो कि दे रखा होगा अलग वो लिख दो। उसके बाद ट्रांसफर का केस है तो जो ट्रांसफर वाला है वो कर दो। जो जिसको ट्रांसफर कर रहा है वो देखो। जिसने ट्रांसफर किया है उसके पास जा रहा है तो उसके लिए सेल जैसा हो गया तो उसके बाय में लिखना। बट जिसको ट्रांसफर किया उसके लिए परचेज जैसा हो गया तो उसके 2 में आएगा। तो कॉलम याद रखना, उसमें लिख देना, ठीक है। उसके बाद जीपी आ गया, फिर जीपी के बाद कमीशन रिसीव आया, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव आया और खर्चे आ गए। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है, जैसे यहाँ पे जनरल एक्सपेंस और रेंट का दे रखा था इक्वल बांटो, तो हमने इक्वल बांटा। और साथ में जैसे कमीशन रिसीव का बोल रखा था 3:2 में बांटो, तो उसमें बांटा। तो दिस इज द क्वेश्चन, इज द माई बाप, जो क्वेश्चन बोलेगा वो करने का है। बट क्वेश्चन नहीं बोलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, सेल्समैन सैलरी, ये सब नहीं बोला। तो आपको देखना उसका बेसिस। नॉर्मली क्या होता है, इन सबका बेसिस सेल के ऊपर तो सेल के रेशियो में, ठीक है। डन, अंडरस्टूड। इस तरह से ये तुम्हारा हो गया डिपार्टमेंटल। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? डन, सबको समझ में आया? ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, अगर आपको सीए करना है या अगर आपके कोई भी रिलेटिव है जिनको सीए करना है बेटा, ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस है, यानी मुझसे अगर तुमको पढ़ना है तो हमारी जो क्लासेस है वो मुंबई में विरार में है, वसई में है, भाईंदर में है, ठीक है। तो और भी आगे ब्रांच ओपन करेंगे। सो आपके अपने रिलेटिव लोग या जो भी पहचान वाला है अगर उनको सीए करना है तो आप हमारे क्लासेस सीए हब का सजेशन दे सकते हो अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। डन गाइस, तो इतना दुआओं में बस याद रखना आप लोग, बाकी तो आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। चलिए गाइस आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आई थिंक ये भी सिमिलर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे जो कॉलेज वाले हैं ना, उसने पता नहीं कौन सा सस्ता वाला नशा किया था, पता नहीं कि उसने गड़बड़ कर ली है। उसने क्या किया पता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी लिखा है, बट दिस इज नॉट अ डिपार्टमेंट सी, दिस इज कॉल्ड टोटल। तो देख रहे हो, मतलब तुम्हारे एग्जाम में तक पेपर में मिस्टेक हो रही है भैया, पता नहीं क्या करते रहते हैं वो, पता नहीं क्या ही मैं बोलूँ उनको, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं यार, समझ रहे हो, क्या करें अभी। तो डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी नहीं है, दिस इज अ टोटल। सर आपको कैसे पता चला? तो देख लो बेटा, ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, 4 लाख कितना होता है, 6.5 लाख, बराबर है। चलो तो सर ये तो थोड़ी होता है, इसका मतलब डिपार्टमेंट आपको टोटल गड़बड़ होगा। नहीं बेटा, आगे आएगा, टेंशन मत लो। परचेज आ गया 10 और 8 कितना होता है, 18। सेल्स आ गया 22,50,000 और 15 लाख कितना होता है, 37,500। वेजेस आ गया 1,50,000 एंड 1,02,50,000। अब मुझे बताओ बच्चा क्या सोचेगा, अगर आपने ऑफिस सैलरी दी है सी में, डिस्काउंट अलाउड दिया है सी में, सिर्फ ये दिया तो इसका मतलब सी का खर्चा हो गया ना।
जबकि ऐसा नहीं था, दिस इज द टोटल। बेटा ये टोटल है तो आपको इनको अलोकेट करना पड़ेगा ए एंड बी में, और आपको आगे क्वेश्चन में सी का कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखिए स्टॉक इन द हैंड ऑन डिपार्टमेंट ए एंड बी का इतना इतना है, तो सी कहाँ गया, इसका मतलब सी था ही नहीं। ऑफिस स्टाफ अपॉइंटेड बाय डिपार्टमेंट ए 10% और डिपार्टमेंट बी 5%। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ए इज 10,000 और बी का 600। डेप्रिशिएशन 13,000 ए और बी में इक्वल बांटना है, और गुड्स ट्रांसफर बाय ए टू बी 4 लाख। अब मुझे बताओ कहाँ सी है, बताओ अब तुम ही बताओ कौन सा वो सस्ता वाला नशा था एकदम भाई। हाँ हमको भी ट्राई करना चाहिए, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज आगे चलते हैं जो के बाद कि भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ है वो सुनो। यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, आप लिख दोगे। अच्छा कितने कॉलम बनाओगे, 2 कॉलम, तो आपने पर्टिकुलर लिखा 2 कॉलम बनाया ए और बी का। आपने लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 4 लाख, 2 परचेजेस 10 लाख 8 लाख, 2 सेल्स बाय सेल्स 22,50,000 15 लाख, और 2 वेजेस 1,50,000 एंड 1 लाख। ये लिख दिया आपने, ठीक है डन। अब दिक्कत इनकी होगी, ये जो खर्चे ना आपने को इनको बांटने का है। अब बताओ ऑफिस सैलरीज है क्या, क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखा है? हाँ सर, मैंने आपको पहले भी बोलता, सैलरी नॉर्मली एम्प्लॉय के हिसाब से आता है, स्टाफ के हिसाब से। तो ये देखो 10% और 5%, तो आपको इसको बांटना है, 12 लाख को बांटना है 10:5 के रेशियो में, मतलब 2:1 में। उसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कुछ नहीं होता, तो सेल्स के रेशियो में आता है, और सेल्स का रेशियो है 22,500 और 15, तो ये सेल्स के रेशियो में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो परचेज के रेशियो में जाएगा, तो ये परचेज के रेशियो में बांटना है। और रेंट पेड जो है ना बेटा, रेंट पेड जो किया है यहाँ पे आपको दे रखा है एरिया, तो आपको एरिया के हिसाब से बांटना है, मतलब 10:6 के रेशियो में। क्या ये तुमको समझ में आया? दे रखा तो खत्म बात। तो ये एरिया के हिसाब से चला जाएगा तुम्हारा रेंट, और ये जो है ना तुम्हारा स्टाफ का सैलरी, ये वेजेस इसके हिसाब से, ये सॉरी ऑफिस वेज तो अलग ही है, ऑफिस सैलरी इसके हिसाब से चला जाएगा। ये रहा ऑफिस का सैलरी, ऐसा। डन, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, और वो है डेप्रिसिएशन, जो ऊपर नहीं था, तो आपको नीचे याद से लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन। और उसने बोला 13,000 तो इक्वल बांट लो, 7,500 बांट लिया। और ट्रांसफर तो ट्रांसफर बोलना मत, ए ने बी को किया है तो एक को सेल हुआ, बी को परचेज हुआ, तो बी के 2 में और ए को बाय में लिखना था, बस इतना करना था, जीपी आ गया। आई थिंक सेम जैसा लास्ट किया है वैसा ही है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, तो आप कर सकते हो, ये सर कर सकते हैं। डन। और देखो ऐसा है टाइम भी कम है अपने पास, तो हायर परचेज का मैं सम नहीं करा रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपको ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज सब में काम आएगी, ठीक है। अब वो क्या होता है वो सुन लो। तो जो अभी आपका टॉपिक है ना हायर परचेज, वो क्या होता है वो सुन लीजिए, ठीक है। एक होता है हायर परचेज सिस्टम, एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। कौन सा होता है? इंस्टॉलमेंट सिस्टम। डन। ये दोनों इक्वल नहीं है बेटा, दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम इक्वल नहीं है। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या पता है? लोन पे फोन। अरे आपने बहुत दुकानों पे देखा होगा लोन पे फोन, देखा है कि नहीं देखा? यस, दिस इज नोन एज अ इंस्टॉलमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आपको है ना उसी टाइम पे पोजीशन भी मिलता है मोबाइल का, और ओनरशिप भी तुमको उसी टाइम पे मिल जाती है, बिल भी तुम्हारे नाम पे बन जाता है। बट जो आप पे करते हो ना सामने वाले का अमाउंट, वो इंस्टॉलमेंट वाइज करते हो। तो तुमको अगर आईफोन लेना है, आप आजकल आपने देखा होगा छपरी लोगों के पास आईफोन है, बाइक है, डुकाटी, वो पता नहीं क्या क्या लगता है, वो कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। तो छपरी लोग मतलब आप देखो घर पे खाने के लाले है, ठीक है, 10 जगह जॉब कर रहा है, 15 जगह जॉब कर रहा है, बट बंदा आईफोन लेके घुमा रहा है, ठीक है। सॉरी घुमाता तो लड़की है, आईफोन रखता है अपने पास में, आईफोन रखा है उसने अपने पास में, एंड बाइक रखा है। उस औकात तो देखो उसकी है ही नहीं, बट रखा है उसने। अब वो कैसा लेता है मुझे वो बताओ? वो सर लेता है ईएमआई बेस पे। तो मान लो अगर मेरी जॉब 15,000 की है, 15,000 रुपये में महीने का कमाता है, और मुझे शो करना है, मतलब एकदम दिखाना अपने को बढ़िया वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता, दुकान पे जाता है, मैं बोलता भैया मुझे आईफोन चाहिए, 1 लाख रुपए का है, 15,000 की जॉब है, 1 लाख रुपए कैसे ले पाएगा? दुकान वाला बोलता है दिक्कत नहीं, टेंशन रखो बाबा, ठीक है। वो क्या बोलता है, ये लो भैया हम आपको एक सिस्टम दे रहे हैं ईएमआई वाला, हर महीने आओ और 10,000 रुपये ईएमआई भरो, ठीक है, 12 महीने तक। तो हमने बोला अरे वाह ये तो बढ़िया है, 20,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, पर मजा तो आ रहा है अपने को, अपने औकात के अंदर की चीज है। तो हमने बोला 10,000 रुपये भर देंगे, तो 15,000 कमाया, 10,000 ईएमआई भरा, फिर भी 5,000 बचा लिया। ये होता है लोन पे फोन, इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर है। उसमें भी ऐसे ही होता है कि आपको गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होता है, आप उसको ईएमआई भरते हो, बट वेट, यहाँ पे ओनरशिप जो है ना उसी टाइम पे ट्रांसफर नहीं होती है, मतलब बिलिंग उसी टाइम पे नहीं होता है। ओनरशिप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब मिलेगा।
तो क्या आजकल छोटे मोटे आइटम के लिए तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज ओके, बट जब बात बड़ी बड़ी कंपनी से करते हो, बड़ी बड़ी मशीनरी करते हो, तो आपको हायर परचेज सिस्टम फॉलो करना चाहिए ताकि आपको ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफर होगी, राइट। डन, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब समझो, अगर मैं गुड्स, जैसे मान लो मुझे आईफोन चाहिए, ये अपने को आईफोन की दुकान में गए, ये आईफोन पड़ा है, ठीक है, ये आईफोन 14 है, आईफोन 14 ये अपने पास में, ठीक है, सामने दिख रहा है। उसने बोला भाई साहब, अपने बोला भाई साहब कितने का है, तो उसने बोला 1 लाख रुपए का। तो इसे बोलते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब ये होता है कि तुरंत कैश में देके इमीडिएटली पैसा दोगे तो अपने को गुड्स मिल जाएगा, रोकड़ा दोगे तो कितने, गांधी दोगे तो कितने में मिलेगा, वो है 1 लाख रुपया। पर अगर आप इंस्टॉलमेंट वाइज जाते हो, इंस्टॉलमेंट लेते हो, इन दैट केस आपको 10-10 हजार का 12 EMI पे करना पड़ेगा 12 महीने तक, तो आपका टोटल पेमेंट होता है 1,20,000, ठीक है। इसे बोलते हैं हायर परचेज प्राइस, HP प्राइस, ठीक है। वो कैश प्राइस CP हो गया, ये HP हो गया, हायर परचेज प्राइस। अब मुझे बताओ सामने वाला एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, क्योंकि भाई साहब वो आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, वो पैसा एक साथ में ना लेकर धीरे धीरे ले रहा है, तो उसको पता है टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, तो वो आपसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। इस एक्स्ट्रा वाले अमाउंट को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको, इंटरेस्ट। तो 20,000 रुपये तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा बताओ सर, तो हायर परचेज प्राइस, सुनना, हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इंटरेस्ट इक्वल टू, थोड़ा बहुत मैथ्स तो पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, तुमने भी पढ़ा होगा, माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस लोगे तो भी क्या मिल जाएगा तुमको, इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया। इस तरह से अपन इंटरेस्ट निकालते हैं। डन, चलो ठीक है। अब बाकी दो ऑप्शन में आएगा, तुमको तो दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स भी दे रखा है, तो ये मैं तुमको करा लेता हूँ, ठीक है सारे। पहला क्या है देखो, डैश इज द प्राइस एट विच गुड्स आर परचेज एंड मेकिंग फुल पेमेंट। तो बताओ अगर तुम गुड्स का फुल पेमेंट कर रहे हो ऑन द स्पॉट, तो कौन सी प्राइस होती है सर, कैश प्राइस। कौन सी होती है, कैश प्राइस। और इंस्टॉलमेंट वाइज यहाँ पे ले होता तो होती है हायर परचेज प्राइस। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द सर्टेन रेट ऑन द, हमेशा डेप्रिसिएशन हमेशा ना जो ओरिजिनल प्राइस होते हैं उस पर चार्ज होती है। अब मुझे बताओ ओरिजिनल प्राइस कौन सी है, कैश प्राइस, तो डेप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे चार्ज होता है, ठीक है। In the hire purchase transaction, cash price of the machine is 8,20,000, down payment is 2 lakh, rate of interest is 8%, interest is 1 year will be। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा। आप दुकान पे गए, उसने बोला भैया रोकड़ा दो 8,20,000 में लेके जाओ। आपने बोला भाई साहब मेरे पास 2 लाख रुपए रोकड़ा है, ये 2 लाख ले लो। तो मुझे बताओ एक्चुअल में देखा जाए तो 6,20,000 रुपए का सामने वाले ने आपको इंस्टॉलमेंट किया कि नहीं किया, ये सर डाउन पेमेंट तो उसी टाइम पे हो गया। तो अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इसी पे होने वाला है ना, इंटू 8%। तो अगर हमेशा रखो जो इंटरेस्ट होता है ना हमेशा, वो आपका चार्ज किस पे होता है सर, तो जो कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस कर लो, उसके बाद जो बचा होगा ना, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे होता है। तो हमेशा इंटरेस्ट इस पे होगा। सो दैट इज 49,600। कैरेज इनवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ ये तो अपन ने पढ़ा था, परचेज के बेसिस पे आप कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव को बांटते हो। रेंट किस पे होता है, एरिया वाइज होता है। इन्वेंट्री एट वैल्यू एट हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये भी मैंने बताया कि अगर आपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया, आपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा दिखाया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, तो इन्फ्लेट हो जाएगा। रिपेयर ऑफ मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि बार बार करना पड़ता है, रिकरिंग होता है, वो रेवेन्यू होता है। मेथड अज्यूम द स्टॉक इन फर्स्ट आउट, फीफो में पहले आया पहले जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मतलब सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ पे दिखाते हो सर, क्रेडिट साइड में दिखाते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे ओपनिंग कैपिटल 2 लाख था, प्रॉफिट 1,20,000 था, तो ऐड होता है हमेशा, तो 2 लाख प्लस 1,20,000 3,20,000 होता है। 3,20,000 में से ड्राइंग माइनस कर लो तो यू विल गेट 2,60,000, ठीक है। ये तो होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखते हो, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, लॉस तो माइनस किया, माइनस ड्राइंग किया, तब जो बचता है उसे क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। आई थिंक क्लियर है। ऑन हायर परचेज ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर पेमेंट ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नहीं भैया हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है, ठीक है। तो ये ट्रू फर्स्ट में आ सकता है। तो अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम आता है तो उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है तो सही है, हायर परचेज में लास्ट में होता है। इनिशियल अमाउंट पेड ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, हाँ भैया बराबर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है, क्योंकि आईसीए की हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है। फ्रेट इनवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। फ्रेट आउटवर्ड नहीं सर, फ्रेट आउटवर्ड सेल्स के बेस पे होता है, ठीक है। रेंट एरिया वाइज होता है, तो ये भी गलत हो गया। पावर एंड फ्यूल इज शोन इन द पीएनएल अकाउंट, नहीं सर गलत है, ट्रू ट्रेडिंग अकाउंट में दिखते हैं। अलोकेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज मैंडेटरी, यस सर मैंडेटरी, ये सबको फॉलो करना पड़ता है। ट्रेडमार्क इज द टेंजिबल, नहीं सर इनटेंजिबल होता है, ठीक है।
ईच हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इज मेड अप ऑफ द पेमेंट टुवर्ड्स द कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यस बराबर है। कैसे निकालते हो हायर परचेज प्राइस? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ना, राइट है। कैश प्राइस इज द प्राइस पेबल इफ द फुल पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, बराबर बात है। डिस्काउंट रिसीव इज अ पोर्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द परचेज ऑफ इस डिपार्टमेंट। यस सर बराबर है। डिस्काउंट रिसीव कौन से बेस पे बांटते हो? परचेज। मैन्युफैक्चर अकाउंट जो होता है ना बेटा, वो डेबिट बैलेंस होता है ऑलवेज। नहीं, गलत है भाई, जरूरी थोड़ी है, लॉस भी हो सकता है। नंबर ऑफ वर्कर जो आपके होते हैं ना, वो स्टाफ वेलफेयर पे होता है, सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने ट्रू फॉल्स भी देख लिए। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करना है, ठीक है गाइज। तो आई थिंक इतना काफ़ी अच्छा हो गया तुम्हारा, आराम से तुम इसको 50 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा ना तो कमेंट करके बता दो, ठीक है। और अगर तुमको कुछ भी हेल्प चाहिए इन फ्यूचर भी मुझसे, जुझार सर से कुछ भी हेल्प चाहिए, तो ये मेरा नंबर है बेटा, आप मुझे कभी भी कॉल मैसेज करके बोल सकते हो कि सर ये मेरी हेल्प कर दो, मुझे ये गाइडेंस चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, सीए करना है सीएस करना है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो रहा हूँ, कर लो मैसेज कॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट ज़्यादा लेट मत करना, रात को 12 बजे से पहले करना, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है। और मेरा नाम था सीए जुझार सिंह, आप भूलना मत, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।